हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 22 अगस्त को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने उन क्वेश्चंस को आंसर भी डाल दिया जिन्होंने जिन क्वेश्चंस को जिन टॉपिक्स को स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किया है। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कॉमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, देखिए स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक निकल के आ रहा है। एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि आपकी वजह से मैंने 2 बार जारे क्रैक किया है। फर्स्ट पेपर में मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने आपको ही फॉलो किया और फिर पास हो गया। तो इस तरह का जो फीडबैक है वो निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो गाइज यहाँ पर मैं कंप्लीटली आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाने स्टार्ट कर दिया मैंने। दिसंबर 2024 बैच जो है हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है। सो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस सभी के एग्जाम टारगेटेड 3 मंथ 6 मंथ एंड 12 मंथ कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। तो गाइज आप एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो। किस तरीके से इनरोल करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है फ्लैट 10। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। सो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन भी कर पाएंगे। गाइस देखिए क्वेश्चन पूछा गया था डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, जहां पर आपका जो क्वेश्चन था वो मॉडरेट लेवल का था। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन था वो इजी था, बन गया था, स्टूडेंट्स का कहना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर के, तो ये क्या है, ये है IEEP was a project launched in 1975 by the United Nations Environment Program UNEP and UNESCO in response to the United Nations Conference on the Human Environment in 1972. The IEEP goals were to promote awareness and action and international cooperation in environmental education. तो कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। 1975 में स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर, यूनेस्को के द्वारा। तो ये गाइस जो है आपको आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था जनरल एजुकेशन काउंसिल के ऊपर, जीईसी। ये तो अभी नया टॉपिक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो है इस चीज का मेंशन है और मैंने आपको ये कवर करवाया हुआ है। मैंने एनईपी के ऊपर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए हुए हैं, तो उसी के अंदर ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जीईसी के बारे में, दैट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल। आप अभी तक आपने एनईपी 2020 क्लास नहीं देखी तो देख लेना, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो वैसे जो जीईसी था ये क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 ने रिकमेंड किया था कि इस्टेब्लिश करना है एक जनरल एजुकेशन काउंसिल को टू ओवरसी एंड रेगुलेट स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो स्कूल एजुकेशन के लिए इसको इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी। द जीईसी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, करिकुलम फ्रेमवर्क्स एंड असेसमेंट प्रोसीजर फॉर स्कूल एजुकेशन। It will also be responsible for accrediting schools and teacher education programs. तो स्कूल का और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का एक्रेडिटेशन भी यही काउंसिल करेगी। ये जो काउंसिल होगी वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, मतलब ये पार्लियामेंट में एक्ट बना करके इसको पास किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसके अंडर इंडिपेंडेंट होगी गवर्नमेंट से। इट विल बी कंपोज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड इंडस्ट्री। द जीईसी विल बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट बट इट विल हैव ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। मतलब ये अलग तरीके से ऑपरेशन करेगी गवर्नमेंट के अंडर नहीं, मतलब गवर्नमेंट के से फंडिंग तो गवर्नमेंट से मिलेगी, बट ये जो काम करेगी वो इंडिपेंडेंट तरीके से करेगी। तो ये जो है एनईपी 2020 के अंदर ये इसके बारे में कहा गया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। देखो गाइज, मैंने आपको रिवीजन क्लास में, अभी कल ये शायद परसों की बात है, मैंने रिवीजन क्लास में मैंने आपको आईपी एड्रेस के बारे में काफी डिटेल में पढ़ाया था, जिसमें IP4, देखो 2 तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, IP4 और IP6। मैंने दोनों के बारे में काफी डिटेल में आपको बताया था, तो रिवीजन क्लास जरूर देख लेना, अभी तक नहीं देखी है। मैंने ऑल 10 यूनिट्स का जो रिवीजन है केवल 40 मिनट्स में करवाया था, मतलब जो एवरग्रीन टॉपिक है बस उन्हीं को कवर करवाया था, जिसमें एक टॉपिक ये भी था आईपी एड्रेस वाला। तो जिस स्टूडेंट ने वो क्लास देखी होगी डेफिनेटली उसका आंसर कर पाएंगे ये लोग। तो आईपी एड्रेस कुछ किस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से दिखता है। 4 नंबर होते हैं, डॉट डॉट से अलग होते हैं ये, और हर एक जो नंबर है वो 8-8 बिट्स का होता है, मतलब एक बाइट का होता है। टोटल 32 बिट्स बनते हैं, मतलब 4 बाइट का होता है ये। और ये जो नंबर गिवन है 47, इस तरीके से जो नंबर गिवन है ये 4, इनकी रेंज जो है वो 0 से 255 के बीच में हो सकती है। मैक्सिमम नंबर जो है वो 255 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम पे का इस क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, तो नंबर सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन था 0, 7, 26, 63 या 124, और आगे बताना था कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो नंबर सीरीज जिसने मेरी क्लास देखी हुई उनको क्वेश्चन पक्का इजी लगा होगा।
देखो गाइस यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको डिफरेंस करना था इनके बीच में डिफरेंस कितना कितना है। तो आप देखेंगे सभी के जो बीच में डिफरेंस है वो 7 का है, 0 से 7 के बीच में 7 का डिफरेंस, 7 से 26 के बीच में 19 का डिफरेंस है, 26 से 63 के बीच में 37 का डिफरेंस है, 37 63 124 के बीच में 61 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर अगेन हमें डिफरेंस निकाला था इनके बीच में, तो जो इनके बीच में डिफरेंस है 7 से 19 के बीच में 12 का डिफरेंस, 19 से 37 के बीच में 18 का डिफरेंस और 37 से 61 के बीच में 24 का डिफरेंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर है वो 6 के गैप में है, तो नेक्स्ट नंबर भी क्या होगा 6 के गैप में होगा, मतलब 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 61 प्लस 30 कितना 91 हो गया। ठीक है, तो जो नंबर हमारा निकल के आया 91 वो क्या होगा, वो हमें 124 में अब ऐड करना पड़ेगा। तो 124 प्लस 91 तो कितना आ जाएगा 215, तो राइट आंसर हो जाएगा 215। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, मतलब ये डबल सीरीज थी, याद है मैंने आपको कराया था कि डुअल सीरीज भी होती है, एक सिंगल सीरीज के अंदर आपको डुअल सीरीज गिवन होती है इस तरीके से, और फिर उसके बाद आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग निकलता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हुए हैं अपने पेड कोर्स में, डेफिनेटली उनको एडवांटेज मिला होगा उन स्टूडेंट्स को। गाइस देखिए मेलवेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ, ये मैंने यूट्यूब पे क्लास ले रखी है, वायरस और मेलवेयर दोनों को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लिस्ट ऑफ एंटीवायरस को बताया हुआ है मैंने इसके अंदर। तो ये कुछ ऐसे 25-30 मिनट की क्लास है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट चीजें समझाई हुई है, वायरस मेलवेयर और इनके अंदर जो भी चीजें होती हैं कंप्लीट लिस्ट समझा रखी है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर सकते हो, इस टॉपिक को कवर कर लो क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली लिखना यूजीसी नेट मेंटर, जो हमारा नाम है चैनल का, वो आगे लिख देना वायरस या लिख देना मेलवेयर, कोई भी एक वर्ड लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी। तो आप इस क्लास को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर पॉल्यूशन पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में, पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था दोबारा से। तो पॉलिसी अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज क्लास नंबर 14 एंड क्लास नंबर 15, दो क्लासें मैंने ले रखी हैं इस टॉपिक के ऊपर, पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिया हुआ है मैंने, तो आप इन दोनों क्लासेस को जरूर देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, तो अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है तो इस पॉलिसी वाले टॉपिक को जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से आप दे पाए, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बने। मूक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वाड्रेंट पूछा हुआ था, तो वैसे देखिए मूक के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ट्यूटोरियल, ई ट्यूटोरियल बोलते हैं जिसको हम लोग, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम एंड असेसमेंट। ई ट्यूटोरियल का मतलब है कि क्लासें मिलेंगी आपको ऑनलाइन, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ई कंटेंट का मतलब है कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कंटेंट मिल जाता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्कशन फोरम का मतलब है कि आपको ग्रुप वगैरह मिल जाता है जहाँ पे आप चीजें डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। और असेसमेंट में आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, फिर जो भी वहाँ पर टेस्ट अवेलेबल होते हैं, क्विजेस वगैरह होते हैं, वो आपको असेसमेंट के अंदर दिए जाते हैं। तो ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपसे तीन ऑप्शन में गिवन थे, चौथा पूछा हुआ था कि चौथा कौन सा है इसमें से, इस तरीके से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, तो आई थिंक क्वेश्चन बन गया होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर टोटल 6 लेवल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेवल होते हैं समझने के चीजों को। लाइफ में जब हमारे अंदर समझ आती है, जब हम चीजों को सोचना और समझ, जो हमारे अंदर कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग होती है, जब बढ़ना स्टार्ट होती है तो किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, याद करो हमने बचपन में रट्टे लगाए थे, याद करो, रिपीट किए थे हमने, मेमोराइज किए थे, याद है पहाड़े, 2 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, 15 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा, टेबल याद है, रट्टे मारे थे हमने बचपन में। तो सबसे पहली लेवल होती है रिमेंबर की, फिर अंडरस्टैंड, फिर हमने समझना सीख लिया, जब हमारी क्लासें बढ़ गई, हम 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में आ गए, तो हमने चीजों को समझना सीखा कि किस तरीके से चीजें होती हैं एक्चुअल में। फिर जब हमने समझना सीखा तो हमने इन चीजों को अप्लाई करना सीखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हमें ये बताया गया कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, तो ये हमने समझा, और जब हमने समझ लिया कि ये हमने अंडरस्टैंड किया तो हमने अप्लाई करना सीखा। हम मार्केट में हमने देखा होते हुए कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है, हम इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं। जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, अब हम अपनी रियल लाइफ में चीजों को अप्लाई करने लग जाते हैं, तब ये स्टेज आती है। फिर 4th स्टेज आती है एनालाइज करने की, कि हम चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी हमारे पास आसपास चीजें हो रही होती हैं हम चीजों को एनालाइज करते हैं। याद करो जब आप मोबाइल परचेज करते हो या लैपटॉप परचेज करते हो, आप चीजों को कितना एनालाइज करते हो, कितना कंपेयर करते हो लेने से पहले, तो ये वो वाली स्टेज होती है एनालाइज करने वाली। फिर हम इवेल्युएट करना सीखते हैं लाइफ में, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं। याद करो जब आप पीएचडी करते हो तो तब आप क्रिएट कर रहे होते हो, कोई नई नॉलेज करनी, कोई नई रिसर्च कर रहे होते हो, कोई नई चीज जो है वो क्रिएट कर रहे होते हो। तो इस तरीके से ये हाईएस्ट लेवल होता है क्रिएट करने का, और लोएस्ट लेवल होता है आपका रिमेंबर का, ठीक है, याद करने का, रट्टा मारने का। तो ये बेसिक्स है ब्लूम टैक्सोनॉमी, पढ़ लिया समझ लिया तो इतना सही है, थोड़ा सा और इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बना था, हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड करके क्वेश्चन था, एग्जिट क्वेश्चन याद नहीं है, कुछ लंबा सा क्वेश्चन था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन था। तो हाइपोथेसिस भी
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था उज्जैन यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो उज्जैन यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए फेमस है? ये आपकी एंशियंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन था। तो ये जो है इसकी स्थापना प्रसिद्ध शास्त्रीय कवि कालिदास को अमर बनाने के लिए की गई थी। तो जो पोइट थे ना कालिदास, उनको अमर बनाने के लिए की गई थी। इट इज ए मेजर इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री टू स्टडी संस्कृत। याद रखिए संस्कृत के लिए मेजर इंस्टीट्यूट है ये। एंड अदर ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स। बाकी आपके ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या गिवन था क्वेश्चन का, कालिदास गिवन था या संस्कृत गिवन था या क्या गिवन था, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आंसर करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपका एग्जाम था कि क्या ऑप्शन में गिवन था। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंडिजीनियस कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। ये क्या होता है? इंडिजीनियस कम्युनिकेशन इज द वे दैट इंडिजीनियस पीपल शेयर न्यूज, एंटरटेनमेंट, अनाउंसमेंट्स, परसुएशन एंड सोशल एक्सचेंज इन कल्चरली स्पेसिफिक वे। याद रखो, जब हम देखो इंडिया में अगर कोई प्रोग्राम है, जैसे आपको पता है इंडिया के जो टीवी, इंडिया में जो टीवी सीरियल चल दिखाए जाते हैं, जैसे ससुराल सिमर का हो गया है ना, या कोई भी ऐसा मतलब सीरियल, तो वो क्या है कि वो कल्चर के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे सास बहू और ननद इस तरह की जो चीजें होती हैं वो लोग काफी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया में चीजें होती हैं और उनके बीच में जो केमिस्ट्री होती है वो लोग देखना पसंद करते हैं। तो लोग सीरियल बनाते हैं फिर वो दिखाते हैं। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं आपको, समझ रहे हो? ये एंटरटेनमेंट भी है, जैसे सीरियल बनाते हैं तो एंटरटेनमेंट है ना। तो एंटरटेनमेंट करना या इस तरह की न्यूज जो कि कल्चरली स्पेसिफिक वे में दी जाए, तो वो हमारी इंडिजिनियस कम्युनिकेशन कहलाती है। इट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिजिनियस कल्चर एंड इज यूज टू प्रिजर्व, पास डाउन एंड अडेप्टेड। ठीक है, इसको हमारे देश के कल्चर को संरक्षित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की जो चीजें वो की जाती हैं। तो सोशल एक्सचेंज भी हम लोग इस तरीके से करते हैं। देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आप जाओ तो लोग आपस में अपनी भाषा में बात करते हैं। जैसे आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में, आप गांव में जाइए अपने गांव में, जैसे राजस्थान के किसी गांव में चले जाओ, यूपी के किसी गांव में चले जाओ, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा एक स्पेसिफिक वे हो जाता है उनका बात करने का, है ना, कल्चरली स्पेसिफिक वे हो जाता है ग्रीट करने का, नमस्ते करने का, या पैर छूने का, या फिर आप कहें कि बात ही करने का जो तरीका है वो अपने गांव की लैंग्वेज आ जाती है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारी इंडिजिनियस कम्युनिकेशन कहलाती है, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन करते हैं बट हम अपने स्पेसिफिक वे में कर रहे होते हैं। भाई ये टॉपिक तो ऐसा है जिसपे बार बार क्वेश्चन बन रहा है। आज अभी देखो एक 2-3 शिफ्ट में बन गए इसके ऊपर क्वेश्चन, वेब 2.0 के ऊपर। तो वेब 1.0 1990। सॉरी गाइज, हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो, क्योंकि कुछ बच्चे, शरारती बच्चे फिर क्लास लेते हुए हल्ला मचा रहे हैं गली में। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं। तो वेब 2.0 जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो 3 तरह के वेब होते हैं, वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.2। वेब 1.0 जो है 1990 से 2005 तक चला। इसमें बेसिक एचटीएमएल हो गया, ई कॉमर्स, जावास्क्रिप्ट, जो बेसिक चीजें थी इंटरनेट की स्टार्टिंग की चीजें। वेब 2.0 2006 से प्रेजेंट डे तक चल रहा है। सोशल मीडिया हो गया, यूजर जनरेटेड कंटेंट हम लोग हो गया, मोबाइल एक्सेस हो गया, तो इस तरह की चीजें हैं, ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस हो गया। ये जो है वेब 2.0 में हुआ। वेब 3.0 जो है आने वाला जमाना है, जो हमारे फ्यूचर, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई हो गया, है ना, मेटावर्स हो गया, जो फेसबुक ने लॉन्च किया मेटावर्स, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे आने वाले जमाने में होने वाली हैं। तो वेब 3.0 है जो हमारा फ्यूचर है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्लेजरिज्म के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये मैंने आप सभी को अभी अपनी रिवीजन क्लास में करवाया हुआ था, काफी डिटेल में बताया था, समझाया भी था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कुछ परसेंटेज गिवन थी, जिसमें पूछा हुआ था कि अगर ये परसेंटेज है तो क्या पेनल्टी लगेगी। तो देखो गाइस 10% तक कोई पेनल्टी नहीं लगती, 10 से 40% तक रिवीजन करना पड़ता है आपको, और विद इन 6 मंथ आपको दोबारा सबमिट करनी पड़ती है अपनी थीसिस। 40 से 60% तक अगर मिलता है कॉपी, तो उस केस में आप 1 साल तक सबमिट नहीं कर सकते, 1 साल के बाद सबमिट कर सकते हो। अपने थीसिस को रिवाइज करना होगा, और 60% से ज्यादा अगर आपने चोरी कर ली है, प्लेजरिज्म पाया गया, तो कैंसिल हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन था। अब एग्जिट क्वेश्चन याद दिए। टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। सैम्पलिंग में आप देखिए 2 तरह की सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है इसको। तो इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हो गए, जैसे सिंपल रैंडम हो गया, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके अलावा आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया, कोटा सैम्पलिंग हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके इन दोनों मेथड्स में आती हैं। ठीक है, एक जजमेंटल सैम्पलिंग होता है, जजमेंटल सैम्पलिंग भी इसी के अंदर आता है। वो आई थिंक इसमें नाम डालने भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ट्रेन स्पीड के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। देखो अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रेन स्पीड वाला, तो इसके ऊपर मैंने क्लास ले रखी है ऑलरेडी यूट्यूब पर।
आपको टॉपिक टफ लगता है तो मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सिंपली यूजीसी नेट मेंटोर लिखना, अगर लिख देना ट्रेन ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, इसको जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। अगर क्वेश्चन बना तो डेफिनेटली आप बहुत ही ईजी तरीके से इसका आंसर निकाल लेंगे। एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन था, नए फिलोसफी पे स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन था, एनईपी 2020 मैंने बता दिया आपको ऊपर, जो जेईसी था ना उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था एनईपी 2020 से। बाकी एसपीएसएस जो आपका रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर, यूआरएल के ऊपर क्वेश्चन था, एचटीएमएल इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए यूआरएल की एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है, एसपीएसएस के आपको पता है, चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा फ्रैक्शन था जिसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, ये तो इजी क्वेश्चन है, बच्चे कर लेते हैं। तो चौथी पांचवी क्लास में फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवाया जाता है। सोचो कितने बच्चों वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन तो काफी इजी आ जाते हैं। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, संस्कृत कमीशन को किसने लीड किया था, मतलब कौन चेयरमैन थे। तो संस्कृत कमीशन बना था 1956 में, इसको लीड किया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो ये गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके आज के इस एग्जाम में, तो आई थिंक आपने आंसर कर दिया होगा। इसके अलावा ये पूछा गया था कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी हाईएस्ट टू लोवेस्ट इंडियन स्टेट्स कौन से हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियाज क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, असम इज ऑन टॉप, फर्स्ट नंबर पे असम है जो कि सबसे ज्यादा खतरे में है, हमारा जो जलवायु संवेदनशील राज्य है। फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार आर इन द हाई रेंज, मेकिंग देम द 5 मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस आज के एग्जाम में आपके। ओरल पेपर इजी टू मॉडरेट था, तो आई थिंक कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी। बाकी जब सारी एग्जाम हो जाएगी तब मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, सबको एनालाइज करके। अभी आपका एग्जाम होना है बाकी, तो क्विक रिवीजन करने के लिए आप ऑल 10 यूनिट्स की क्विक रिवीजन कर सकते हो बचे हुए टाइम में। मैंने केवल 40 मिनट्स की क्लास है, इसमें मैंने आपको ऑल 10 यूनिट्स को रिवाइज करवाया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक है बस उनको कवर करवाया हुआ है। और आज के जो एग्जाम में भी यहाँ से डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, जैसे आईपी एड्रेस हो गया आपका, इसके अलावा एनईपी हो गया 20, इसके अलावा और भी काफी सारे टॉपिक्स जो कि मैं इस क्लास से डायरेक्ट देखने को मिले हैं। तो आप इस क्लास को जरूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर। इस सीरीज से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैंने केवल इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। और दिसंबर 2024 के लिए अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना चाहते हो तो गाइज पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको एग्जाम टारगेटेड आपको करवाने वाले हैं। हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नेट जेआरएफ क्रैक करते हैं हमसे स्टडी करके, तो अपकमिंग सेशन में आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। स्टार्टिंग से आपको बस इतना फोकस करना है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। मैंने देखा काफी सारे कोचिंग सेंटर्स इधर उधर की चीज पढ़ाने पर फोकस करते हैं, आपको घंटे घंटे भर पढ़ाते हैं, पता लगा उसमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं आया। जबकि मेरा बिल्कुल उल्टा हिसाब है, अगर मैं आपको 1 घंटे की क्लास दे रहा हूँ या 40 मिनट से 1 घंटे की क्लास दे रहा हूँ तो गाइस गारंटी कि उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाता हूँ। मेरा फोकस ही इसी चीज पे रहता है कि सिलेबस से चिपक के रहा जाए, सिलेबस पढ़ाया जाए, प्लस जो भी आपको पीवाईक्यूज में आया है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में है, उनको भी कवर करवाया जाए। इन चीजों में मेरा फोकस रहता है। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख करके दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स। गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट आप सभी को मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है फ्लैट 10 बिफोर बाय ऑप्शन, और फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एंड जेआरएफ एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।